आज हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब सिंह कटारिया साहब वर्तमान में हो रहे नगर पालिकाओं के चुनाव एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था और अन्य विषयों पर आप सभी से वार्ता करेंगे। मैं आदरणीय गुलाब सिंह साहब का भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के सभी पदाधिकारियों का, जिलाध्यक्ष का, मीडिया और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी की ओर मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से आपका स्वागत है। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूँगा तो प्रेस से अपनी बात करें। आपका नाम? आप सबका स्वागत। नगर पालिका का इस सरकार बनने के बाद चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि सरकार का और बाकी सारों का अधिकांश समय केवल नगर पालिका के चुनाव में ही आचार संहिता के कारण से जा रहा है। इस बार का और इसके पहले के चुनाव में इस सरकार ने नगर पालिका के चुनाव को जिस प्रकार से वार्डों का गठन किया और जीत का आंकड़ा बिठाने के लिए मैं सोचता हूं कि पहली बार मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में ऐसा देखा कि कोई राजनीतिक पार्टी वार्डों के गठन में भी प्रशासन का इतना दुरुपयोग कर सकती है। कई स्थानों पर 300 साढ़े 300 का एक वार्ड बनाया जहां एक धर्म और जाति विशेष के लोग हैं। उसी नगर पालिका में दूसरा वार्ड 1500 से 1700 का बनाया, 100 साढ़े 300 का बनाया। राजस्थान में एक वार्ड ऐसा भी बना जहां केवल 185 वोट है और ऐसे बढ़ा करके वार्डों की संख्या बढ़ाकर जीतने के लिए जो अपनी सरकार की एक तरह से दबाव का जो दुरुपयोग किया है वो भविष्य में इस राजस्थान में एक ऐसा कीर्तिमान बनेगा जो मैं सोचता हूँ कि जिस पर इतनी शर्मसार होगी सारी राजनीतिक पार्टियां। विरोध भी किया हमने, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक दृष्टि से भी हमको कोई न्याय नहीं मिल पाया। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी चुनाव हुए। पहले चरण के चुनाव हुआ, कांग्रेस वहाँ भी जीती। दूसरे चरण के चुनाव में 3 नगर निगमों को जो उन्होंने तोड़ा और जिस ढंग से वार्डों की रचना की उसके आधार पर भी अगर सही आंकड़ा मिलाया जाए तो उसमें भी कांग्रेस को सीटें अधिक नहीं मिली, लेकिन वार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया था कि कुछ पूर्ण बहुमत हमारा जोधपुर में आया और जयपुर में आया। कांग्रेस को भी 2 में बहुमत मिला, 2 ऐसी रही जिनको जोड़ तोड़ करके बनाने में सफल हुए। फिर तीसरे चरण का चुनाव हुआ, इसमें 50 नगर पालिकाएँ थी। उन 50 नगर पालिकाओं में भी यही तमाशा हुआ और अब अपन चौथे चरण में 90 नगर पालिकाओं के चुनाव में चल रहे हैं। आज मैं उस 90 नगर पालिका चुनाव में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं बहुत ही सच्चे मन से कह रहा हूँ कि इस चुनाव को जितना गंदा करने का प्रयास किया है, जितना खरीद फरोख्त के आधार पर नगर पालिकाएँ बनाने के लिए जिस प्रकार का अमेंडमेंट किया है, चुनाव का रिजल्ट कब आता है, कितने दिन बाद उसमें फार्म भरे जाते हैं, फिर उसके कितने दिन बाद चेयरमैन के चुनाव होते हैं, ये जो सारा गैप दिया है ये इसलिए दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद फरोख्त कौन कर सकता है, जिसके पास दमखम हो वो नगर पालिका का चेयरमैन बनाए। और तीसरी नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा कि 25 में से 32 नगर पालिका में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई, चेयरमैन बनाने में, और उसमें बड़ी डींग मार रहे हैं कि हमने बड़ी फतेह कर ली। उसमें केवल और केवल 14 लाख वोटर ने वोट डाला। उस 14 लाख में से कांग्रेस को हमसे 2200 वोट ज़्यादा मिले। कोई बहुत बड़ा तो नहीं है। कांग्रेस को जितने पार्षद थे 1775 में से 619 पार्षद उनके जीते, जो केवल 35% हैं। फिर भी उन्होंने पीठ थपथपाई कि हमने बहुत कीर्तिमान है, लेकिन इसके लिए मैंने उनको कहा था थोड़ा सा उस निगाह डालो जहां पंचायत में जनता ने आपको 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने वोट डाले 21 जिलों में। उसमें आपके 5 जिला प्रमुख बने हैं
14 भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बने। वोटों की दृष्टि से भी 1,02,000 वोट हमको। इस चुनाव में भी मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार उनकी होती हुए भी अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिकांश चेयरमैन बनाएगी। अब उसका कोई कारण है कि ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि सामान्यतः नगर पालिकाएँ, नगर निगम जिस सरकार की रहते हुए होते हैं उसी का पक्ष मजबूत होता है। आपने पुराने सारे विश्लेषण कर लेना, आप जिसकी सरकार होती है उसी को अधिक से अधिक चेयरमैन या उसी के अधिक से अधिक प्रधान या उसी के अधिक से अधिक जिला प्रमुख बनते हैं। पर इस सरकार के रहते हुए भी इनके खिलाफ जनता ने मतदान किया। उसका प्रमुख कारण जो मुझे अपने हिसाब से जो मैं विचार करता हूं कि जिस प्रकार का इस सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है, ईमानदारी से इतने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मतलब जो कुछ भी दौसा में हुआ और आप लोगों ने हमने जो पढ़ा है, ऐसा लगता है कि यार सारी की सारी सीमाएं लांघ गई है। ये भ्रष्टाचार किस कारण से होता है? इस कारण से होता है कि जब आप उन अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने के लिए एसीबी पूरा मेहनत करके केस बना लेती है और आप उसके चालान पेश करने के लिए स्वीकृति नहीं देते हो और फिर एक कलम से उन सब स्वीकृति को निरस्त कर देते हो, तो एक तरह से अधिकारी पूर्णतः खुला हो गया कि भले ही कुछ भी करो, अंतोगत्वा जाकर के चालान पेश करने की जब स्टेज आएगी तब हम इसका दुरुपयोग करेंगे। इसके कारण से भ्रष्टाचार जो है ना वो अपनी परम सीमा पर पहुंचा है। लॉ एंड ऑर्डर की तो दुर्गति आपने मैंने सबने रोज़ पढ़ रहा हूँ, आज भी आपने पढ़ा होगा। जो बलात्कार की घटना हुई, एक नहीं कोई दिन ऐसा नहीं निकलता है। मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं जब गृह मंत्री था तो बलात्कार हुआ ही नहीं, मैं इस तरह का अभिमान नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम घटना हो जाने के बाद उसकी जितनी तुरंत गति से कार्रवाई होकर के और दोषियों को तुरंत ट्रायल करके अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने में सज़ा दे दी जाए तो उस पर कुछ कंट्रोल होने की स्थिति बनती है। वो इस सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। अपराध में महिला अपराध राजस्थान में 45% बढ़ा है और मेरे टाइम पर मैंने लगभग 3 साल में सब मिलाकर 14% अपराध घटाया महिला का। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आधार पर मेरी सरकार जब मैंने टेक ओवर किया था तब राजस्थान नंबर 2 पे था महिला अपराध में हिंदुस्तान में। मैंने कोशिश करके उसको 4थे स्थान पर ले गया, सुधरा और आज राजस्थान हिंदुस्तान में क्राइम महिला क्राइम की दृष्टि से नंबर 1 पे आ गया। और इन 45% है ना क्राइम जो है ना इन 2 वर्षों में महिला अपराध की दृष्टि से बढ़ा है। शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से 65% अपराध बढ़ा है और शेड्यूल ट्राइब की दृष्टि से 85% अपराध बढ़ा है। तो एक तरह से अपराध की एक तरह से पराकाष्ठा हो गई। दूसरा क्या है कि इस सरकार ने जो वादे किए वो वादा खिलाफी हुई। बिजली का पैसा, शहरों में प्रभाव किसका पड़ता है? बिजली के बिल का। और बिजली के बिल का जो करंट मार रहा है वो आप और मुझे नहीं, सर्वसाधारण व्यक्ति को जिस प्रकार से इन्होंने स्थायी शुल्क और बाकी शुल्क और 2 महीने में लेने वाला शुल्क भी हर महीने लेकर के जिस प्रकार से बिजली का बिल बढ़ाया, उसके कारण से लोगों के मन में भारी असंतोष है। फिर नौजवान जो है ना वो इस भर्ती होगी। इन्होंने अपने बजट में 1 लाख भर्ती की घोषणा की। मुझे केवल सरकार ये बता दे कि उस 1 लाख में से कौन से लड़के को आपने नौकरी पर चढ़ा दिया। कुछ प्रोसेस में थे और कुछ स्टे हो गए, कुछ और भी। जो भर्ती हुई है ये पिछली सरकार के समय जो चल रही भर्तियां थी उनके कारण से कुछ लोगों को नौकरी जरूर मिली, पर आपकी सरकार आने के बाद नौकरी के नाम पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब वो गले की घंटी बन रही है। बेरोजगारी भत्ता 27 लाख, जो शब्द आपने लिखा अपने घोषणा पत्र में लिखा कि सभी बच्चों का मतलब बेरोजगारी भत्ता का 27 लाख तो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। उनमें से इस सरकार के आने के बाद जो मेरा क्वेश्चन था पिछली विधानसभा के समय में, उनका कुल कितने बच्चों को बेकारी भत्ता मिलता है, तो उस समय उन्होंने फिगर दिया था 1,60,000। मैंने उसमें एक प्रश्न और पूछा था कि पिछली सरकार के समय इनमें से कितने को मिलता था, तो 85,000। इसका मतलब इस सरकार के आने के बाद मेरे क्वेश्चन पूछने तक उसके बाद कुछ और लगे होंगे, तो मैं वो फिगर तो आज नहीं कह सकता। केवल और केवल 75,000 बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिला। 27 लाख बच्चे बेरोजगार थे, मिला।
भर्ती के नाम पर किसी प्रकार से नहीं है, और सरकार व्यस्त किस में हो गई, उन कानूनों का विरोध करने में इन्होंने अपनी ताकत लगाई। आपने देखा होगा कि नागरिक संशोधन कानून है। अब इस नागरिक संशोधन कानून कोई हमने पहली बार लागू किया ऐसा तो नहीं था। पिछली सरकार ने भी, जो चाहे वो बांग्लादेश से आए हैं चाहे वो पाकिस्तान से आए हैं, उनको नागरिकता देने का एक प्रोसीजर था पहले से ही, लेकिन वो इतना लेंदी था कि आदमी को कई वर्ष लग जाते तब तक भी नागरिकता नहीं मिलती। इस सरकार ने अमेंडमेंट कितना किया कि केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट देख लो, और वो डॉक्यूमेंट ये देखो कि ये इस अवधि से पहले 14 के पहले यहाँ हमारे यहाँ आ गया है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसको देख करके उसको आप नागरिकता देता, तो उसको सरल कर दिया, जिसके कारण से उसका कई दिनों तक विरोध करते रहे। सरकार ने कहा हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने एनर्जी अपनी वेस्ट की। इसी तरह आपने देखा होगा भी किसान आंदोलन जो चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, जिस सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की गठन किया हो 2004 में, उस समय आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 6 में उसकी रिपोर्ट दे दी, उस समय आपकी सरकार थी। और हिंदुस्तान में कौन सा नेता ने ऐसे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में भाषण दिया हो और ये नहीं कहा हो कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। लगभग सबके भाषण हैं। शरद पवार जी उनके कृषि मंत्री थे 2010 में, उनका स्वयं का रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में उनका भाषण, जिसमें उन्होंने इन मंडियों के अंदर होने वाले शोषण से भी किसान को कैसे बचाया जाए इसके सुझाव दिया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में शरद जोशी, जो उस समय सबसे बड़े किसान आंदोलन के रूप में जो प्रख्यात था हिंदुस्तान में, उसकी रिपोर्ट में भी है। उसके बाद भी सरकार ने कमेटियां बनाई, जिसमें लगभग 11 मुख्यमंत्री थे, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। ये जो अमरिंदर सिंह जी आज हैं पंजाब के, ये भी उस कमेटी में थे। मध्य प्रदेश के जो हैं कमलनाथ जो है, वो भी उस कमेटी में हैं। उस कमेटी में इनके दस्तखत हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2004 में एग्रीकल्चर मीट हुई थी, उसमें उनका भाषण रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें सुझाव दी। उन्हीं के आधार पर एक लंबे प्रोसीजर के बाद, 20 साल तक एक्सरसाइज के बाद, वो सारे कानून करके किसान को कैसे उसका वाजिब दाम मिले उसके लिए प्रयत्न किया। उस कानून का आप विरोध कर रहे हैं, जो कानून की प्रारंभ से लेकर आखिर तक आपकी सरकार। और दुर्भाग्य यह है कि जितने 54 साल तक दिल्ली में राज किया हो, और वो किसान के रोने आज रो रही है। तुमको अधिकार है, ये सब काम तुम 54 साल में कर देते ना, तो कम से कम आज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ हो जाता। लेकिन तुमने किया नहीं, और आज हमने किया है, तो उसके कारण से आप विरोधी धारा 370 का विरोध करते हैं। मैं सोचता हूं कि आज हिंदुस्तान में कश्मीर का जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के तिरंगे का वहाँ सम्मान हो रहा है, जिस प्रकार से इन पत्थरबाजों ने हिंदुस्तान के कई फौजियों के मौत के घाट उतारा है, आज वो कम से कम जलता हुआ कश्मीर शांत होकर के तरक्की के रास्ते और बढ़ गया, उसका भी आपको विरोध करने का काम करते हो। तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट एक तरह से करते चले जा रहे हो। मैं सोचता हूँ अब आपने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया, जुलूस निकाले, जलसे निकाले, राजस्थान में भी करोगे तो इससे देश नहीं बनेगा, तुम्हें वोट जरूर मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ देश बनाने के लिए उस ट्रिपल कानून का भी जो है ना आप विरोध करते हो। तो ये जो सारी एक के बाद एक घटनाएं हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस नगरपालिका के चुनाव में इस सरकार को इसका खामियाना 100% भुगतना पड़ेगा। मुझे अफसोस यह है कि रिजल्ट 1 तारीख को निकलता है और चेयरमैन का चुनाव 10 तारीख को होता है। अब ये जो 9 दिन तक इसको बाड़ेबंदी करना ही है, आपको भी करना, मुझे भी करना है, और उसके कारण से जो पैसे का दुरुपयोग होगा वो वास्तव में इस तरह से राजनीति को गंदा करने का खेल है। जो पहले प्रक्रिया थी वो अच्छी प्रकार से थी, कम से कम आज रिजल्ट निकला, कल आप फार्म भरते, परसों आपका चुनाव हो जाता या सेम डेट चुनाव हो जाता और वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हो जाता। लेकिन केवल और केवल इस तरह से इन्होंने बिगाड़ने का जो है प्रयत्न किया। तो मेरी ऐसी मान्यता है, अब बाकी तो रिजल्ट निकलने के बाद ही आपसे जब वापस मिलूँगा तब कहूँगा मैं कितना सच था और मैंने कितनी गफोड़बाजी की है, ये भी पता लग जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% इस सरकार इस चुनाव में हारेगी, हारेगी, हारेगी। और उसका कारण यह है कि सरकार नाम की कोई
चीज़ ही नहीं है। आप और मैं सब जिस उदयपुर में बैठा हूँ, 2 बजट इस सरकार ने पेश किए, 19-20 पेश किया, 20-21 पेश हुआ। जितनी योजनाएं जो 5 करोड़ से बड़ी है, वो अगर कहीं धरती पर उतर करके उसकी पूर्णाति होकर के उसका लोकार्पण हो गया हो तो उस योजना का नाम बता दो। अपने उदयपुर में आपने पढ़ा होगा कि 50 करोड़ रुपया यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 19-20 के बजट में था। आपको और मुझे कहीं दिखाई देता है कि वो 50 करोड़ कहीं लगा है क्या? कहीं दिखाई देता है? 251 करोड़ रुपया इन्होंने दूसरे बजट में जयसमंद से पानी लाने के लिए स्वीकृत किया। वो पानी का जो बजट है स्वीकृत किया, वो है कहाँ, किस जगह है, कहाँ प्रोसेस में है? केंद्र सरकार की जो अमृत योजना का पैसा है वो भी बराबर पैसा ठेकेदार को नहीं मिलने के कारण से काम रोते रोते चल रहे गाँव। और फिर नगर पालिका की जो आय बढ़ने के जो स्रोत है वो सारे के सारे स्रोतों को बढ़ाने की तो चिंता नहीं की, और नगर पालिकाओं को और उसके अधिकारों को कैसे ख़त्म किया जाए, चेयरमैन के अधिकारों को कैसे कमज़ोर किया जाए, वो सारे काम किए। तो वास्तव में नगर पालिका जिसका मुख्य काम सफाई करना है, जो सामान्य व्यवस्था है, उसको आर्थिक दृष्टि से भी पंगु बनाने का काम जो है ना इस सरकार के आने के बाद जो है हुआ है। और इसलिए मेरी पक्की धारणा है कि सरकार के इन सब गलत कामों के कारण से और नगर पालिकाओं को जो आय का स्रोत बढ़ना चाहिए उसकी जगह और घटने के कारण से नगर पालिकाओं का काम अपन स्वयं ही, मैं सोचता हूँ उदयपुर तो एक अच्छी नगर पालिका थी, लेकिन क्योंकि हमने 1000 लोगों की भर्ती की, उस भर्ती के कारण से हमारी जो सैलरी देने का कैपेसिटी वो बढ़ी, और फिर 2 साल के बाद उनमें से जो नियमित होने के बाद उनकी सैलरी और बढ़ी। उस सैलरी को चुकाने के लिए जो साधन तैयार होने चाहिए थे उसके बारे में तो आपने चिंता की नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि सारी की सारी नगर पालिकाएँ लगभग पंगु हो रही है। इस सरकार को केवल और केवल आपस के लड़ने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। और बीजेपी के कहने से तुम मुख्यमंत्री एक होटल में गए थे और दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दूसरी होटल में मेरे कहने से गए थे क्या? केवल और केवल क्यों झेप मिटाते हो? हम 71-72 लोग हैं, क्या हम सरकार तोड़ सकते हैं? जब तक तुम्हारा बिखराव नहीं हो, जब तक तुम आपस में लड़ना मरो ना, तब तक हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो तुम अगर बचाना है तो तुम्हारी सरकार, और उसके कारण से प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल ख़त्म। आप स्वयं महसूस करते होंगे किसी भी दफ्तर में किसी भी जगह कोई काम होता हुआ दिखाई देता है क्या? और भ्रष्टाचार की तो सीमाएं लांघ गई जिसमें सारे लोग लग गए हैं। मैं दावा तो नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक किसी का प्रमाण और मिलकर के साबित नहीं हो तब तक तो मैं नहीं कहता हूं, पर सामान्यतः जन चर्चा में केवल और केवल भ्रष्टाचार के उद्योग के अलावा इन 2 सालों की राजस्थान की उपलब्धि मैं नहीं गिना सकता। मतलब जिसमें सारा प्रशासनिक ढांचा भी आ गया, जिनमें सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के एक्टिविटीज़ भी आ गई, और जिस प्रशासनिक ढांचे को संभालने का काम जनप्रतिनिधि का होता है वही अगर बिल्कुल मूक होकर के दर्शक बनकर के देख रहा है तो जनता तो इसको बुरी तरह से पीटी जा रही है। और इस कारण से निशान भरा है। उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर से उनको मजबूर करके विड्रॉ करा करके निर्विरोध हो गए। अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि निर्विरोध हो गए, हमारे वार्ड आ जाएंगे, पर इस तरीके से अगर राजनीति का दुरुपयोग होगा तो मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा, चाहे आप करो चाहे मैं करूँ। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार का एक और एकमात्र उद्देश्य है कैसे भी करके फाउल खेल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका में जीते, इस बात का तुकमा लेने का प्रयास वो कर रहे हैं, जिसमें वो पूर्णतः असफल होंगे, ऐसी मेरी धारणा है। वैज्ञानिकों ने भी अपनी मेहनत से जो 2 वैक्सीन बनाई है, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात के धन्यवाद कि उन्होंने उसको मॉरल बढ़ाने के लिए स्वयं उनकी लेबोरेटरी में जाकर के भी उनका हिम्मत बढ़ाई, और हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन बना करके आज लोगों को सुरक्षित करने के लिए जिस अभियान में, और दुनिया में एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान है जो निःशुल्क 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर रहा है। ये आज दिन तक का किसी भी देश का रिकॉर्ड नहीं है जो हिंदुस्तान की सरकार ने निःशुल्क वैक्सीन किया, और वो भी प्रायोरिटी के आधार पे किया। व्यक्ति को पहले सूचना जाती है कि इसमें कौन कौन आएगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरी तरफ से चला गया, मैंने फ़ोन कर दिया मेरे बच्चों को लगा देना, फला को नहीं, जो उस सीरियल में आ रहा है उस सिस्टम के आधार पर आ रहा। तो इससे वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी को जनता की ओर से धन्यवाद,
और उन वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान और स्वागत जिन्होंने दुनिया की रेस में भी भारत को एक सम्मान दिलाने का काम किया। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।